नमस्कार। फाइनली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने पीजी रिलेटेड जो एडमिशन चल रही थी उसका एडमिशन का प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया है और इसका डेट कब से कब तक है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा और कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए आवेदन करने के लिए, तो वो पूरा चीज़ आपको समझाने का कोशिश करूंगा क्योंकि ये लास्ट मौका आप लोगों के पास है। ठीक है, तो छूटे हुए बच्चे इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं इस वीडियो को देखने के बाद आवेदन कर सकते हैं आसानी से। चलिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताता हूँ। उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले दोस्तों हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग एप्लीकेशन को आवेदन दे सकते हैं और इसका डेट कब तक बढ़े रहेगा इसका वीडियो के अंत में हम जरूर बताएंगे। ठीक है, और चलिए मैं बता देता हूँ सबसे पहले आप लोगों को कि किसी भी अगर जो आप पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, तभी आप पीजी में अप्लाई कर सकते हैं। ये बात तो सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ग्रेजुएशन में आप किसी भी सब्जेक्ट से पास हो वो मायने नहीं रखता है, बट आपका 45% पास होना चाहिए। ठीक है, 45% से आप पास होना चाहिए ऑनर्स सब्जेक्ट में, जो कि आपका ऑनर्स हो। जैसे कि मानिए आपने बीए क्लास की है, ठीक है, बीए में पढ़ाई की है और आपका ऑनर्स फिलोसफी है। मान लीजिए फिलोसफी है, अदर देन साइंस आपका हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, ये सब आपका सब्सिडी हुआ। ठीक है, तो आप वही ऑनर्स सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं तो आपका फिलोसफी में कितना नंबर होना चाहिए, यहाँ बोला जा रहा है 45%। ठीक है, कम से कम आपका 45% मार्क्स बनना चाहिए, तभी आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बीए किए हैं तो आप एमए में अप्लाई करेंगे, बीएससी किए हैं तो एमएससी में अप्लाई करेंगे, बीकॉम किए हैं तो एमकॉम में अप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से आपका सारा स्ट्रीम्स है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में आपको क्या करा, यानी पास्ट द बैचलर डिग्री विथ 55% मार्क्स इन सब्सिडी पास कोर्स एलाइज सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपने ऑनर्स पेपर फिलोसफी से लेकर पढ़ाई किया तो आपका क्या हो जाएगा, ये मेजर सब्जेक्ट हो गया, आपका माइनर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, यही सब ना होगा। तो इसी में बोला जा रहा है जैसे कि आपका मानिए सब्सिडी में पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, या ज्योग्राफी है, तो कम से कम 55% मार्क्स बनना चाहिए आपका सब्सिडी में। ठीक है, जिसको माइनर सब्जेक्ट बोलते हैं, तो तभी आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सब्सिडी होता क्या, सबसे पहले ये समझिएगा। तो सब्सिडी वह सब्जेक्ट होता है जो मेजर सब्जेक्ट के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट से माइनर सब्जेक्ट का मान थोड़ा सा कम होता है, इसी को सब्सिडी कहते हैं। ठीक है, इसको कोई अलग से क्लास नहीं चलता है, बस आपके मेजर सब्जेक्ट के साथ ही कंपेरिजन करके इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य सब्जेक्ट पे आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है क्योंकि वो आपका मेजर है। ठीक है, वो आपका मेजर सब्जेक्ट है, और माइनर में है थोड़ा सा कि आप नहीं भी ध्यान देंगे तो आपको उस सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट बन जाता है। बाकी आपको समझ में आ गया सब्सिडी में कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए और आपका मेजर सब्जेक्ट में कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, और सब्सिडी को मैंने समझाई क्या है सब्सिडी और मेजर क्या है। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये लास्ट मौका है, स्किप कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा और आप मुझे फिर कमेंट्स में बोलेंगे कि मुझे दिक्कत है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से केयरफुल देखना। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है एमए, यानी एमए कोई करना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, तो इसमें कोई ऑनर्स कोई सब्सिडी पेपर नहीं मायने रखता है, बस आप किसी भी स्ट्रीम से यानी पास होना चाहिए ग्रेजुएशन कम से कम 45% मार्क्स से। ये समझ में आ गया। उसके बाद चौथा नंबर में देखिए बोला जा रहा है एमए करना चाहते हैं पीएमआईआर और एलएसडब्ल्यू। ये पीएमआईआर क्या होता है, ये होता है पर्सनल मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, अगर जो आप कोई कंपनी में जैसे होता है एचआर का पोस्ट होता है, एचआर हो गया, सीईओ बनता है, या फिर कोई और जो पोस्ट होता है कंपनी में आपका, उस सब के लिए आपको ये कोर्स करवाया जाता है। ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो कम से कम ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तभी आप एमएफ पीएमआईआर और एलएसडब्ल्यू जैसे कोर्सेज में आवेदन पा सकते हैं। उसके बाद पांचवा नंबर ध्यान से सुनिएगा, ये है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में वही व्यक्ति या फिर वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो बीएससी पास हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक साइंस से। ठीक है, उसके साथ फिजिक्स मैथ होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स से आप उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, ठीक समझ में आ गया। कौन ये करेंगे, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स वही करेंगे जो बीएससी से पास किए हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक साइंस से लेकर या फिर फिजिक्स मैथ को लेकर पास किए हैं, कम से कम 45% मार्क्स बन रहे हैं, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है आप लोगों का कि स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू चूज 3 कॉलेज वेयर द कोर्सेज इज अवेलेबल। यानी कि ये आपका प्रमुख है, बोला जा रहा है कि सभी विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आप जब भी फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको उसमें 3 कॉलेज को चुनना अनिवार्य है।
ठीक है, नहीं चुनेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, और नाम नहीं आएगा तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो आपको 3 कॉलेज चुनना ही पड़ेगा, भूलना नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि रिजर्वेशन रूल, यानी कि एज पर द रिजर्वेशन रूल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण दी जाती है कैटेगरीज वाइज, तो उसको अब मिलेगा। आपको पता ही होगा कि कौन से कैटेगरी वाइज को कितना आरक्षण दी जाती है, तो इसको समझाने का कोई जानकारी नहीं चाहिए। उसको अगला देखिए, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या बोला जा रहा है। आपका सिलेक्शन कैसे होगा। आप पीजी में, ठीक है, आवेदन कर दिए, ठीक है, आप कोई सब्सिडी से लेकर आवेदन किए हैं, कोई मेजर सब्जेक्ट से लेकर आवेदन किए हैं, ठीक है। आप इसमें होता होगा कि कैसे इसमें मेरिट लिस्ट तैयार होता है। सबसे पहले ये जानकारी लीजिए कि कौन से लोग को कितना फायदा होगा, मेजर वाला को फायदा होगा या फिर माइनर वाला को फायदा होगा। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेगुलर कोर्सेज ऑन दिस बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिस्पेक्टिव ऑनर्स सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। यानी बोला जा रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा पीजी रेगुलर कोर्सेज के लिए, तो उसमें क्या है कि उसके मार्क्स के हिसाब से आएगा, जो ऑनर्स सब्जेक्ट या फिर मेजर सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप किए हैं, यानी कि मेजर सब्जेक्ट को लेकर ही फॉर्म को फिलअप किए हैं। तो सबसे ज़्यादा चांस रखिए कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वैसा ही व्यक्ति का जो मेजर सब्जेक्ट से पीजी में अप्लाई किए हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा उसी के हिसाब से। तो सबसे पहले चांस रखिए कि उसी व्यक्ति का नाम आएगा। अब रही बात सब्सिडी का, तो इसमें भी वही बोला जा रहा है कि यदि सीट, यानी कि एग्जिट कोई कर देता है, जैसे कि किसी बच्चे को सीट मिल गया, ठीक है, अब वो बच्चा नहीं एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो नहीं करवाया है, तो उसके जगह पे कोई सब्सिडरी वाले बंदे को मिल जाएगा जिसका अच्छा नंबर होगा। ये नहीं कि नीचे रोल नंबर वाला, जिसका अच्छा नंबर होगा 70% के आसपास, 75%, तो उसको सीट मिल जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। कोई और चाहिए जानकारी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। कैंडिडेट मेंशन हिज हर का कास्ट कैटेगरी मार्क्स ईटीसी फॉल्सली हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड विदाउट रिफंड ऑफ द एप्लीकेशन फी। यानी कि बोला जा रहा है कोई भी विद्यार्थी अगर जो मेंशन किए हैं अपना कास्ट में, जिससे कि होता है ना, जैसे आप अलग कास्ट, कोई राजपूत है, कोई बिहार है, कोई अलग अलग कास्ट का जो है, ठीक है, तो वो अपना स्पेशल कैरेक्टर यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और हिज हर भी मेंशन नहीं करना है। जैसे कोई लिख देता होगा, माने आपका नाम है राज, तो लिखता होगा मिस्टर राजकुमार, ऐसा नहीं लिखना है। तो आपका फॉर्म को क्या करेगा, रद्द कर देगा, कैंसिल। सीधा आपको लिखना है राजकुमार, ठीक है, इस प्रकार से ही लिखना है। और आपको इसमें बोला जा रहा है अगर जो आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा, पैसा कोई रिफंड आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए रही बात की जो आपको अप्लाइंग करने का डेट था वो 7 अगस्त तक था, ठीक है। तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे छूट गए हैं, तो उन्हीं के लिए खुशखबरी है। और जो अप्लाई किए थे वो भी देखिए, क्योंकि कोई दिक्कत है तो आपको करेक्शन पोर्टल्स भी खोला जाएगा, हालांकि अभी तक नहीं खोला है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अप्लाई करने का इसमें रुपया लगता है वो जनरल BC1 BC2 या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो उनको 800 रुपया लग रहा है, ठीक है। ये पीजी रेगुलर का है, सेल्फ फाइनेंस का मैं बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ पीजी रेगुलर का है, ठीक है। तो जनरल BC2 एवं EWS कैटेगरी में 800 रुपया लगता है, वहीं SC ST कैटेगरी वाले को 600 रुपया लगता है ये रजिस्ट्रेशन करने में, यानी कि पीजी में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये सब लग रहा है, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करना है ये तो आप लोग नहीं जानते होंगे, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जाना है, वहाँ पे मैंने वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ कि अप्लाई कैसे करना है पीजी एडमिशन। वो वीडियो को देखिए, नहीं समझ आता है तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर एक का उत्तर आपको दूंगा। अब रही बात सबसे मेन टॉपिक का कि आपका जो डेट कब से कब तक है, जैसे कि आप लोग जानते थे कि 7 अगस्त तक अप्लाई करने का तिथि थी, ठीक है, 7 अगस्त थी, लेकिन वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है आपका। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय के पात्रता एवं दिनांक 8/8/2026 को रद्द करते हुए विद्यार्थी अभिभावकों को विशेष रूप से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स से, जिसके अंतर्गत MCOM MA उसके बाद आपका जो है PMIR MSc इलेक्ट्रॉनिक्स में नामांकन है, तो इच्छुक एवं योग्य विद्यार्थी से ऑनलाइन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना के वेबसाइट पे जो एडमिशन का लिंक है वो आवेदन करने का अंतिम तिथि 7/8/2026 तक थी, ठीक है।
लेकिन दिनांक 14/8/2026 तक विस्तारित की जाती है। तो आप लोग के पास अभी भी 7 दिन का समय है। जो भी बच्चे छूट गए हैं वो आवेदन कर ले। आपको पूरा मैंने जानकारी दिया है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं या ऑनर्स सब्जेक्ट से कर सकते हैं, कितना फ़ी लगने वाली है, फॉर्म रिजेक्टेड कैसे होता है, सारा जानकारी आपको दिया है। अगर और भी कुछ छूट गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपका जो एडमिशन का डेट है वो 14 तारीख तक है लास्ट। ये आपका आखिरी मौका है, ठीक है? इसके बाद हो सकता है तो नहीं भी बढ़ेगा और करेक्शन पोर्टल्स 14 के बाद ही खोला जाएगा। क्योंकि जो मैंने नोटिस पहला वीडियो में दिया था कि करेक्शन पोर्टल खुल गया, उसको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने कैंसिल कर दिया, ठीक है? साफ साफ मना कर दिया है। उसके बाद बोला जा रहा है कि आपका करेक्शन पोर्टल 14 के बाद ही खुलेगा, जब इसका एडमिशन का प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा ऑनलाइन का, ठीक है? मैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको डालूंगा कि करेक्शन पोर्टल्स बंद हो गया है तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और कोई चीज़ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम लोग आप लोगों का हेल्प कर सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इस प्रकार का हर एक अपडेट्स आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहे सबसे पहले।